हेलो फ्रेंड्स, मैं अथर्व चतुर्वेदी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के बारे में। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हिटलर पावर में कैसे आया, उसने जर्मनी में क्या क्या किया और उसका एंड कैसे हुआ। और इस चीज़ के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस सब की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जो कि सेंट्रल पावर्स और एलीट पावर्स के बीच थी और जर्मनी सेंट्रल पावर्स का पार्ट था। उस वक्त जर्मनी में मोनार्क था और उन्हें लग रहा था कि वो ये वॉर आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन फिर यूएसए ने एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया और फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 सेंट्रल पावर्स के डिफीट के साथ खत्म हुआ और जर्मनी के मोनार्क ने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद वीमर रिपब्लिक नाम की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया। जर्मनी के हारने के बाद एलीट पावर्स ने जर्मनी के साथ वर्सेल्स में एक पीस ट्रीटी साइन किया, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से जर्मनी ने ओवरसीज कॉलोनीज खो दी हैं। उसने 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स कॉलोनीज, 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ इट्स कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया को दे दी। एलीट पावर्स ने जर्मनी को वॉर गिल्ड पे करने के लिए फोर्स किया था, जिसकी वजह से जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। वीमर रिपब्लिक का जन्म वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। एक नेशनल असेंबली वीमर में मिली थी और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया था। डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया था जर्मन पार्लियामेंट रिचेस्टैग के लिए। इन डेप्यूटीज को इलेक्ट करने के लिए यूएएफ यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया गया था, जिसके हिसाब से सारे एडल्ट सिटीजन्स को वोट करने का राइट है, इंक्लूडिंग विमेन। प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी के लोग इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गवर्नमेंट वर्सेल्स में हुई हार्श ट्रीटी का रीजन था और इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर को लोन पे लड़ा था और उसे वॉर कंपनसेशन पे करना था गोल्ड में। 1923 में जर्मनी ने वॉर कंपनसेशन पे करने से मना कर दिया था, तो फ्रांस ने जर्मनी की लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर को ऑक्यूपाई कर लिया था। इस चीज़ का बदला लेने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे नोट्स छापना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जर्मन मार्क की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में मंथ बाय मंथ बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जर्मन के लोगों को बहुत सारे नोट्स ले जाने पड़ते थे, बहुत सारे जर्मन मार्क्स ले जाने पड़ते थे एक थोड़े से ब्रेड के लिए। इसके बाद यूएसए ने जर्मनी की मदद की डॉस प्लान के जरिए, लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ तब दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी पर असर पड़ा। वीमर रिपब्लिक के फेलियर का एक रीजन था आर्टिकल 48। इस आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को पावर्स दिया था इमरजेंसी इंपोज करने के लिए, सिविल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए और रूल बाय डिक्री को इम्प्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से वीमर रिपब्लिक ने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे डिफरेंट कैबिनेट्स को देखे थे। ऐसे वक्त में जब जर्मनी की इकोनॉमी और लोगों की कंडीशन ठीक नहीं थी, तब हिटलर ने 1919 में एक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर सब्सीक्वेंटली उस पार्टी का लीडर बना और फिर उस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया और ये पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। ग्रेट डिप्रेशन के वक्त नाजी प्रोपेगेंडा बेटर फ्यूचर के लिए लोगों में उम्मीद जगा रही थी, लेकिन 1928 में नाजी पार्टी रिचेस्टैग में सिर्फ 2.6% वोट्स अचीव कर पाई थी, मगर 1932 में नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी विद 37% वोट्स। हिटलर के राइज का एक और रीजन था कि हिटलर एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर था। लोग उसके स्पीच सुन के मेस्मराइज हो जाते थे। हिटलर जब पावर में आया तब प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने उसे चांसलरशिप ऑफर किया था, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। पावर्स मिलने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। 28 फरवरी 1933 में हिटलर ने फायर डिक्री पास किया, जिसने सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, जो कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था। इसके बाद हिटलर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कम्युनिस्ट्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऐसी जगह होती है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फेंसेस होते हैं और वो कैंप्स सीमेंट के रूम होते हैं जहाँ पर शावर्स होते थे, जिससे पॉइजनस गैस निकलती थी और अंदर बैठे लोगों की डेथ हो जाती थी। और मार्च 3, 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, जिसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद यूएस का जेनोसाइड यानी लार्ज स्केल किलिंग स्टार्ट हुआ।
हिटलर के हिसाब से जूइस की जेनेटिक रेस अच्छी नहीं थी और जर्मनी के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिलाने वाले लोग थे और इसलिए वो उन्हें मार रहा था। जर्मनी के यूथ को सिखाया जाता था कि हिटलर को वर्शिप करे और जूइस को हेट करें। सारे जूइस टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्कूल से हटा दिया गया था और उनकी बुक्स को फिर से लिखा गया था। जो जर्मन मदर्स जर्मन ब्लडेड बच्चों को पैदा करती थी उन्हें अवार्ड्स दिए जाते थे। हिटलर की डेथ 30 अप्रैल 1945 बर्लिन जर्मनी में हुई थी। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हिटलर ने गन को अपने मुंह के अंदर डालकर चलाई थी एक बंकर के अंदर, और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो मरा नहीं था मगर वो भाग गया था और फिर फॉर्मर वेस्टर्न अलाइज ने उसे प्रोटेक्ट किया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जहां पर हिटलर ने जूइस को मारा था, उन कैंप्स में हिटलर कभी गया ही नहीं था। हिटलर जर्मनी में पैदा नहीं हुआ था और ना ही उसके पेरेंट्स जर्मन थे। वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जर्मन नेशनलिज्म इतना ज़्यादा था कि ऑस्ट्रियन लैंड पर वो जर्मनी का नेशनल एंथम गाता था। हिटलर की वाइफ एवा ब्रॉन ने हिटलर को मैरिज के 40 आवर्स के बाद ही डिवोर्स दे दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं atharvchat.blogspot.com में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।